हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 जुलाई 2019 की। सो आज की इस वीडियो में हम पैडागोजी की 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड प्रैक्टिस करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस की। एंड आप सभी अपने मार्क्स नोट आउट करते चलिएगा कि कितने आपके करेक्ट निकले एंड कितने रॉन्ग, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपने कितने करेक्ट करे एंड कितने रॉन्ग करे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसी पैडागोजी की वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट। ये अंडरस्टैंड करना कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है डेवलपमेंट में वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? To look at the environmental factors that affect individual, to consider maturation of the body and the brain, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay, to look at the inherited characteristics that give each person a special start in life. So which one is correct? जो individual difference है एक development का एक दूसरे के बीच में, वो क्यों जरूरी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा। सो जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए देखते क्या होगा। टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना जो एक फैक्ट करेंगे इंडिविजुअल को। टू कंसीडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, कि बॉडी एंड ब्रेन की जो मैच्योरिटी है उसको कंसीडर करना, या कंसीडर करना दोनों को, इनहेरिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों की, ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं। या सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को लुकआउट करना जो हर एक पर्सन को स्पेशल स्टार्टअप देती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों ही इंटर रोल प्ले करते हैं एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस में। जो चेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Your next question is, which of the following is not a principle of development? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक ऑर्डर में वर्क करती है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय तक की डेवलपमेंट होती है। या एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, कि क्या नेचर है डेवलपमेंट का बच्चे की, हम उसे पहचान पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं जब बच्चे का बर्थ होता है। या इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट, इंडिविजुअल डेवलप होता है डिफरेंट रेट पे। तो इनमें से कौन सी गलत है? तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑर्डर में ही चलती है, एक प्रॉपर ऑर्डर ही फॉलो करती है, चाहे वो कितने भी देर में आए पर वो फॉलो होता है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली, हाँ डेवलपमेंट होती रहती है एक समय पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ। या हमें एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट पता होता है बर्थ के टाइम पे कि बच्चे का कितना होने वाला है कितना नहीं, तो एट अ टाइम ऑफ बर्थ हम ये नहीं पता लगा सकते। और हर एक का जो डिफरेंट डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट रेट पे होता है, ये करेक्ट है। तो जो रॉन्ग है वो है आपका सी इज रॉन्ग। देन योर थर्ड क्वेश्चन इज, several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? कई रिसर्च स्टडीज ने ये बताया है, शो किया है कि जो टीचर्स होती है ना उनका जो ओवरऑल इंटरेक्शन होता है वो बॉयज से ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, इसलिए टीचर ज्यादा अटेंशन देती है। या दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, कि कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस हो रही है टीचिंग में। या बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, बॉयज को इजिली मैनेज कर पाते हैं, गर्ल्स को नहीं कर पाते। या बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन, कि बॉयज ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं एकेडमिक में कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो कौन सी करेक्ट है? जो ये लाइन से हमें पता चल रहा है इसमें टीचर क्या कर रही है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि ये एक एग्जांपल है जेंडर बायसनेस का, टीचर जेंडर बायस कर रही है टीचिंग में। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन?
इनमें से कौन सा एक मेन पर कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, कि बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, कि ये बिलीफ रखना है कि हर एक बच्चा कर सकता है, हर एक बच्चा उस चीज को करने के एबल है, अचीव करने के लिए। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे दी एंड असेसमेंट कर दिया। या एक्सटेंसिव मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर, कि बाहर से बच्चे को बहुत मोटिवेट किया जा रहा है, लिखो लिखो या पढ़ो, तो उस बेसिस पे असेसमेंट करा। या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, टेक्स्ट बुक के अंदर जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही सेंटर रोल है लर्निंग का। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन सी होती है, बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगी वो होगा बिलीफ, कि हर एक बच्चा कर सकता है, ये बिलीफ होना चाहिए। पहली बात तो क्लास में कि हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा अचीव कर सकता है, हर एक बच्चे में इतना पोटेंशियल है कि वो सीख सके, तभी वो एक एजुकेशन प्रोग्रेसिव हो सकती है, तभी क्लासरूम प्रोग्रेसिव बन सकता है। अदरवाइज अगर आप एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो जो इंस्ट्रक्शन दिया बच्चा उसी को फॉलो करेगा। एक्सटेंसिव मोटिवेशन मतलब बाहर से बच्चों को बहुत मोटिवेट करो, लिखो नहीं को कि आपको 1 पेज राइटिंग का लिखना है, तो वो अंदर से उसको नहीं आ रहा कुछ करने का, आप फोर्स कर रहे हो, बस बोले जा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक है, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही लर्न करने, अगर 4 क्वेश्चन आपने लिखवाए हैं तो वही 4 क्वेश्चन बच्चे को लर्न करने, तो इसमें भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये तो 4th वन। एंड नाउ कम टू द 5th वन, 5th क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस, 1 मिनट होल्ड अप, what instructional adaptation should a teacher make while working with students who are visually challenged? क्या इंस्ट्रक्शन एडेप्टेशन टीचर को, मतलब क्या मटेरियल टीचर को यूज करना चाहिए अगर आपकी क्लास में बच्चा विजुअली चैलेंज है या उसे दिखता नहीं है, आई साइड वीक है। यूज ऑफ वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, ज्यादा से ज्यादा विजुअल प्रेजेंटेशन का यूज करोगे। ओरिएंट herself so that student can watch her closely, कुछ ऐसे चीजें दिखाना ताकि बच्चे को उसे क्लोजली देख सके। फोकस ऑन अ वेराइटी ऑफ रिटर्न टास्क, स्पेशली वर्कशीट्स पे ज्यादा फोकस करना। या स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा क्लियरली बोलो और टच एंड फील मटेरियल पे फोकस हो। तो विजुअली इम्पेयर्ड है या विजुअली चैलेंज बच्चा है हमारी क्लास में, तो हम क्या करेंगे, विजुअल प्रेजेंटेशंस करेंगे। तो अगर उसे विजुअली की प्रॉब्लम है तो वो उस प्रेजेंटेशन को देख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो ये वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन तो रॉन्ग हो जाएगा क्लास में, अगर आपकी क्लास में कोई विजुअली चैलेंज बच्चा है। कि ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली, अपने आप को, तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं है कि स्टूडेंट उस चीज को क्लोजली देख सके। नो, फोकस ऑन अ वेराइटी ऑफ रिटन टास्क, ज्यादा से ज्यादा रिटन टास्क पे फोकस करना, स्पेशली वर्कशीट्स वगैरह पे, कि बच्चों को वर्कशीट दे दी, तो वर्कशीट में भी तो लिखने का काम है ना, तो बच्चे की आईसाइट वीक होगी, उसके लिखने पे ज्यादा फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जोर पड़ेगा उसकी आईज पे, तो ये भी रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं ऐसा टीचर आपको क्या करना चाहिए, एक तो स्पीक क्लियरली, आपको क्लियरली बोलना है ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके, एंड टच एंड फील वाली चीजें ज्यादातर यूज करे, जिससे बच्चा टच करके फील करके कहे कि हाँ, कि उससे वो ज्यादा लर्निंग गेन करेगा अगर विजुअली चैलेंज बच्चा है मेरी क्लास में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 6th, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग क्या है, इसमें क्या होना, शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, इसको ज्यादा एंकरेज नहीं करना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए। शुड बी ओकेजनली यूज, कभी कभार यूज करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग का। या शुड नॉट बी यूज, इसका यूज ही नहीं करना चाहिए क्लास में। या शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, कि इसका एक्टिवली प्रमोट करते रहना चाहिए इन चीजों को। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है तो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए क्या करेक्ट है कि हम इन चीजों को एक्टिवली प्रमोट करें, तभी इंक्लूसिव क्लासरूम में कोऑपरेट रहेगा लर्निंग में एंड पीयर ट्यूटरिंग होगी। तो शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड इज द करेक्ट आंसर। देन योर नेक्स्ट वन इज 7th, which of the following is most important, which of the following is most important in an inclusive classroom? इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव क्लासरूम में? स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग हो सबके लिए,
या प्रमोटिंग कॉम्पिटेटिव लर्निंग, कॉम्पिटेटिव लर्निंग प्रमोट करो बच्चों में, कॉम्पिटिशन स्पिरिट। या इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअलाइज उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लान बनाया जाए। या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हो वो सबके लिए कॉमन हो, उस तरह की इंस्ट्रक्शन देना। तो अगर आपकी क्लास में इंक्लूसिव क्लासरूम है तो आप क्या करेक्ट, विच इज द करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। ABCD कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा 7th वाले का। जो करेक्ट आंसर है आप सब कर चुके होंगे, तो जो करेक्ट आंसर है अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है तो आपको ये भी स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज टेक्सटिंग या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या प्रमोटिंग कॉम्पिटेटिंग टेस्ट लर्निंग, ये सब नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है। हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए, उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप एजुकेशन लर्निंग प्लान, लेसन प्लान उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट योर 8th क्वेश्चन इज which of the following is a correctly matched pair of learner and their primary characteristics, कि कौन सी करेक्टली मैच्ड पेयर है लर्नर्स के, मतलब जो पॉइंट है वो उससे करेक्ट मैच है या नहीं। डिसलेक्सिक लर्नर मतलब लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, डिसलेक्सिक लर्नर होते हैं जिसमें जिन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम हो और राइटिंग में। क्रिएटिव लर्नर्स जो हाइपर एक्टिव हो और स्लो कंप्लीटिंग वर्क, जो स्लो। अब आप यहाँ पे ये देखो, बात की जा रही है क्रिएटिव लर्नर की और इधर दे दिया स्लो इन कंप्लीटिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो क्रिएटिव कहलाएगा ही नहीं जो स्लो लिख रहा है। अटेंशन डेफिसिट लर्नर, अटेंशन डेफिसिट लर्नर हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब बोला जा रहा है अटेंशन की प्रॉब्लम है, बच्चा अटेंशनली एक जगह नहीं बैठ सकता, तो वो हम कैसे उससे कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड तक वो एक जगह ही बैठे रहेगा, तो ये भी रॉन्ग है। हियरिंग इम्पेयरमेंट लर्नर्स दैट कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, जिन्हें हियरिंग की प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, वो विजुअली इंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं गेन कर पाएंगे। तो जब बात हियरिंग की हो रही है तो यहाँ पे विजुअल की बात तो हो ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट होगा वो होगा डिसलेक्सिक। डिसलेक्सिक हमने इसके कई क्वेश्चंस भी करे प्रीवियस वीडियोस में। डिसलेक्सिया जो ये होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम, राइटिंग में प्रॉब्लम, ये पहचान होती है डिसलेक्सिया की, कि बच्चे वर्ड्स को उल्टा बना रहे, मिरर राइटिंग कर रहे, लाइक 9 मिरर रीडिंग बी, अगर उसे सी ऐसा बनाना है तो वो इस तरह का बना रहा है, उल्टा सी बना रहा है, इस तरह की गलतियां वो कर रहा है। डिसलेक्सिया की पहचान होती है ये। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कि ये एबिलिटी कि ओरिजिनल और जो डाइवर्जेंट सॉल्यूशन से बाहर आना एक प्रॉब्लम के, तो ये किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। क्या आप जब भी आप क्वेश्चंस रीड आउट करते हो तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े, उसके एक वर्ड को समझे। द एबिलिटी टू कम विद ओरिजिनल and divergent solutions to a problem is a primary characteristics of, तो जो ये एबिलिटी है ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन मतलब जिसमें बच्चा कई तरीके से उस सॉल्यूशन का आंसर निकालने की कोशिश करे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे, तो ये किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इम्पेयर चिल्ड्रन, इम्पेयर तो एक तरह की कमी हो गई, अगर बच्चा कई तरीके से सोच पा रहा है तो ये कमी नहीं है, मतलब वो इंटेलिजेंट होगा। क्रिएटिव चिल्ड्रन हो सकता है। चलिए दो जो और पॉइंट है वो भी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी क्रिएटिव चिल्ड्रन होना चाहिए, कि तभी तो वो डाइवर्जेंट आंसर्स दे पा रहा है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन में लर्निंग डिसेबिलिटी, की बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है या ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन है, तो कहीं ना कहीं सारी नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अगर बच्चा डाइवर्जेंट सॉल्यूशन कर पा रहा है, प्रॉब्लम को डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, क्रिएटिव चिल्ड्रन हो गया। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी बी सोचा है वो करेक्ट है। नाउ अब पढ़ते हैं 10th वाला, जिसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट का, जो नेगेटिव में कहा गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट के खिलाफ में। स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच। टीचर्स
teacher listen students ideas and experience in relationship to key topics and plan teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge. Teachers employ specific end of the term assessment strategies and give feedback on products rather than process. Students are given frequent opportunities to engage in a complex, meaningful, problem-based activities. तो एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट के लिए कौन सी चीज रॉन्ग है? नॉट लिखा है, ध्यान रखेंगे नॉट के उसमें पूछा गया कौन सा गलत है अकॉर्डिंग टू यू, जो नहीं होगा जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सी, कि कहीं ना कहीं टीचर एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट नहीं करेगी या फीडबैक देगी. प्रोसेस के एक जगह वो फीडबैक देके पॉइंट एंड करेगी. नो, कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही, कंस्ट्रक्ट बेस्ड इन्वायरमेंट की फीचर नहीं है. कहीं ना कहीं वहां पे टीचर फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी देगी बच्चे को ताकि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क में एंगेज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करें, या टीचर स्टूडेंट्स एक साथ कोलैबोरेटली वर्क करे, सपोर्ट देंगी उन्हें ताकि वो टास्क ओरिएंटेड डायलॉग को एक दूसरे से समझे, सीखे. तो ये सारे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट के साथ में है कि कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं. बट ये जो सी वाला पॉइंट है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट को सपोर्ट में नहीं है. नाउ कम टू द 11th वन. अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन डैश. टीचर को क्या करना चाहिए? एनकरेज स्टूडेंट को सेट करना, ताकि रेदर देन ये नहीं करना चाहिए. क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं? परफॉर्मेंस गोल्स या लर्निंग गोल्स? लर्निंग गोल्स नहीं करने चाहिए, तो ये रॉन्ग है. फेलियर अवॉइडिंग गोल्स या मार्क्स सीकिंग गोल्स? मार्क्स सीकिंग गोल्स या फेलियर अवॉइडिंग गोल्स? लर्निंग गोल्स या परफॉर्मेंस गोल्स? विच वन इज करेक्ट? जल्दी से मार्क करके बताएंगे अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज करेक्ट. तो जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे. सो आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा कि जो टीचर होनी है वो स्टूडेंट को किस चीज के लिए एंगेज करेगी? परफॉर्मेंस गोल्स के लिए, बट लर्निंग गोल्स के लिए नहीं करेगी. तो ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एंकरेज करेगी कि सेट फेलियर अवॉइडिंग गोल्स. फेलियर अवॉइडिंग गोल्स के लिए क्यों एंकरेज करेगी? तो ये भी नहीं हो सकता. मार्क्स सीकिंग गोल्स या फेलियर अवॉइडिंग गोल्स? कि इतने मार्क्स लाने बस. ऐसे टीचर कभी भी एंकरेज नहीं करेगी स्टूडेंट्स को कि इतने मार्क्स लाने बस आपको. नो, टीचर शुड एंकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स. हाँ, लर्निंग गोल्स के लिए एंकरेज करेगी बट परफॉर्मेंस गोल्स के लिए नहीं करेगी. परफॉर्मेंस की एक लिमिटेड परफॉर्मेंस की आपको इतना तो करना ही है. आपको ऐसे टीचर कभी भी नहीं कहती कि तुम्हें 90% पे लाने हैं तो लाने ही लाने हैं. ये कभी नहीं कहती. टीचर लर्निंग पे फोकस करती, लर्निंग होनी चाहिए. परफॉर्मेंस क्या है वो तो बात की बात होती है, उस पर टीचर फोकस नहीं करती कि एक लिमिट, एक जो टारगेट है वो सबका अचीव होना चाहिए. नो. देन योर नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा नॉट सही नहीं है? मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग में, लर्निंग की फैसिलिटी में कौन सा करेक्ट नहीं है? प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, encouraging multiple ways of looking at a problem, connection new knowledge to pre-existing knowledge. तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है और लर्निंग के लिए? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में विच वन इज रॉन्ग. जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल पे कभी भी टीचर नहीं फैसिलिटेट. ये लर्निंग मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है. अगर मीनिंगफुल लर्निंग करनी है तो कहीं ना कहीं टीचर एग्जाम्पल्स देंगी, नॉन एग्जाम्पल्स देगी जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग हो. कहीं ना कहीं बच्चों को एंकरेज करेगी कि कई तरीके से आंसर दे, मल्टीपल वेज से देखे उस प्रॉब्लम को, एंड कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी न्यू नॉलेज को उनकी प्रीवियस नॉलेज से. Then your 13th question is which of these is an example of extrinsic motivation? Extrinsic motivation का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक नहीं, बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है. ऐसा टीचर बोल रही है आपको कि करो, अंदर से मन से नहीं आ रही आपके कोई करने की, आपके मन नहीं कर रहा करने का, बट बाहर से आपको
फोर्स किया जा रहा है कि करो, मोटिवेट कर कि करना है, आपका अंदर से बिल्कुल मन से नहीं आ रही करने की इच्छा, तो क्या होगा? कौन सा एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का? आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क. Doing homework makes me understand my concepts better. I complete my homework because the teacher gives us marks for each assignment. I enjoy doing my work because it is much fun. It is so much fun. So which is the जो कौन सा extrinsic motivation का example होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे. सो जो करेक्ट आंसर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का वो है आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स. वो कंप्लीट ही होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे इसके मार्क्स मिलेंगे. अगर मार्क्स ना मिले तो होमवर्क भी ना हो, मन से उसके अंदर से नहीं आ रही इच्छा करने की होमवर्क, वो सिर्फ होमवर्क मार्क्स के लिए कर रहा है जो टीचर देगी असाइनमेंट के लिए. बाकी जैसे बाकी पॉइंट्स हैं, आई लर्न सो मच, मैंने काफी कुछ लर्न कर लिया जब मैं होमवर्क कर रहा था, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक नहीं होगी. डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड, मैं होमवर्क करते हुए मुझे कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर. यहाँ पे वो किसी चीज के लिए नहीं सीख रहा, अंदर से मन से वो सीख रहा है. कोई उसको लालच नहीं दी जा रही किसी चीज की, वो नहीं है कि मुझे नंबर मिलेंगे या कुछ मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा. नो, वो अपने मन से खुद से सीख रहा है. नेक्स्ट वन इज इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड. प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को क्या होना चाहिए? गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल. एक प्राइमरी क्लासरूम के टीचर को क्या करना चाहिए? ओनली नॉन एग्जाम्पल्स देने चाहिए. गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स दोनों देने चाहिए. नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए. या गिव ओनली एग्जाम्पल्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स देने चाहिए. तो बताइए कौन सा सबसे करेक्ट आंसर होगा? सो जो करेक्ट आंसर होगा गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल. कि टीचर क्या करेगी, प्राइमरी क्लास में एग्जाम्पल भी देगी नॉन एग्जाम्पल भी देंगे, जिसके थ्रू बच्चा जल्दी सीखे. सिर्फ एग्जाम्पल्स या नॉन एग्जाम्पल सिर्फ का यूज नहीं करेगी, दोनों का यूज करके बच्चों को पढ़ाएगी प्राइमरी क्लास में. देन योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन. कौन सी स्ट्रेटेजी प्रमोट करेगी मीनिंग मेकिंग बच्चे में? Transmission of information using punitive measures, uniform and standardized testing या exploration and discussion. तो कहीं ना मीनिंग मेकिंग लर्निंग किस में होगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर करेक्ट क्या होगा. एंड इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. देन आप तब तक कमेंट में बताइए कि आपका आंसर करेक्ट होता है कि नहीं. मैं आपको कमेंट में बताऊंगी आपके आंसर करेक्ट है कि नहीं. सो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है. एंड कमेंट सेक्शन में जब आप ये आंसर देंगे तो मैं उसको आपको बताऊंगी कि आपके करेक्ट है या रॉन्ग. एंड उसी के बिहाफ पे आप अपने मार्क्स बताएंगे कि आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स आपने अचीव करे 15 क्वेश्चंस की जो सीरीज वाली वीडियो थी इसमें. सो यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके तो बताइएगा ही जरूर कि आपको ये कैसी लगी. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और मैं आपकी हेल्प करती रहूं. सो थैंक यू एवरीवन.